हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, और इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जाता है, वो हम जानेंगे। पहली बात हम यहाँ पे जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। कोई भी ह्यूमन माइंड की क्रिएशन हो, ह्यूमन माइंड की किसी भी टाइप की जो क्रिएशन होती है या इन्वेंशन होती है, अगर ह्यूमन माइंड की कोई भी क्रिएशन या कह लो इन्वेंशन सोसाइटी के लिए अगर वो बहुत वैल्यू रख रही हो, जो ह्यूमन माइंड के द्वारा की गई हो, और अगर इस इन्वेंशन या इस क्रिएशन का मिसयूज़ किया जा सकता है दूसरों के द्वारा, यानी कि रेप्लिकेट किया जा सकता है, अगर ये इन्वेंशन या क्रिएशन उस कंट्री के जिस कंट्री के पर्सन ने ये इन्वेंशन की है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लॉ ऑफ लैंड को वायलेट ना करती हो, तो ऐसी इन्वेंशन या ऐसी क्रिएशन को हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ह्यूमन माइंड की वो क्रिएशन या वो इन्वेंशन जो सोसाइटी के लिए एक खास वैल्यू रखती हो और जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है दूसरों के द्वारा जिसका मिसयूज़ किया जा सकता है, और अगर वो इन्वेंशन या वो क्रिएशन कंट्री के डोमेस्टिक लॉ को वायलेट ना कर रही हो, तो ऐसी क्रिएशन या ऐसी इन्वेंशन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाएगा, उस क्रिएटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो ऐसे में ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरों के द्वारा इसका मिसयूज़ ना हो। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बने हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट, ये एक जनरल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कि सभी ने सुने होते हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो ये हमने बात की कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या, तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स हैं। जो ये IPR हैं, ये एक्सक्लूसिव कमर्शियल राइट्स होते हैं क्रिएटर के लिए, ताकि उसको बेनिफिट मिल सके उसकी क्रिएशन का, उसके इन्वेंशन का। IPR इसलिए होते हैं कि ताकि हमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं और कुछ कंडीशंस के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं। अगर ये कुछ कंडीशन के साथ मिल रहे हैं तो डेफिनेटली जब इमरजेंसी होगी देश में, एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी 3 तरह से होती है। आर्टिकल 352 में दी है, 356 में और 360 में। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी देश में कोई इमरजेंसी होगी, इन दैट केस ये रिवोक भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सेकंड यहाँ पे क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको भी हमने फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया है डिस्टिंक्टिव साइंस में, और सेकंड है यहाँ पे इनोवेशन एंड डिज़ाइन में। तो डिस्टिंक्टिव साइंस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का नाम सबने ही सुना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्केच, लोगो, मोनोग्राम, स्लोगन या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसमें ये चीज़ें कवर होती है। किसी कंपनी का कोई लोगो होगा या लोगो के साथ कोई स्लोगन होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा, तो उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी कोई कॉपी कर रही है तो एज पर दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको पेनल्टी लगेगी। तो ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। इसके तहत ये स्केच, लोगो, मोनोग्राम, स्लोगन या कॉम्बिनेशन ये इसके दायरे में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट इस एक्ट के तहत किया जाता है। इनसे हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि नाइकी का अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर नाइकी का शूज़ आप ले रहे हो तो डेफिनेटली उसके लोगो से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। किसी कंपनी का कोई लोगो होगा तो उसी से आप उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सेकंड हो गया इसमें GI टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो किसी प्रोडक्ट को मिलता है वो उसकी यूनिकनेस के कारण मिलता है। अगर वो किसी तरह से वो यूनिक हो, उस प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है। ये यूनिकनेस उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन के कारण भी हो सकती है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो वो उसका जियोग्राफिकल फैक्टर के बेस पे
उसकी यूनिकनेस हो। जैसे कि दार्जिलिंग टी अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग में जो टी है वो उसकी जियोग्राफिकल फैक्टर के कारण उसको जीआई टैग मिला है। वहाँ की जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो ये टी कल्टीवेट होती है उसका जो अपना ही एक अलग फ्लेवर है, उसका जो अलग फ्लेवर या टेस्ट है उसकी यूनिकनेस के कारण उसको जीआई टैग मिला है। उसी तरह से सेकंड हो सकता है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बेस पे। कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही है और वो सदियों से चली आ रही है, और वो यूनिक नॉलेज हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, तो उसके लिए भी जीआई टैग मिलता है अंडर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के यूनिकनेस के तौर पे। जैसे कि कुल्वी शॉले हिमाचल का, इसको जीआई टैग मिला है। बनारसी साड़ी हो, तो इस तरह से इसको ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बेस पे यहाँ पे जीआई टैग मिला है। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है उनकी यूनिकनेस के कारण, जैसे कि बासमती राइस हो या बर्धन सीताभोग हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद गूगल करके देख सकते हो। तो ये किस एक्ट में आता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। सेकंड, इसी इंडस्ट्रियल आईपीआर में हमने इनोवेशन एंड डिज़ाइन के अंडर जो आईपीआर आते हैं उनको हमने देखना है। तो इसमें फर्स्ट है यहाँ पे पेटेंट। पेटेंट किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को दिया जाता है, जो कि प्रोडक्ट या प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? नोवेल होनी चाहिए, इन्वेंटिव होनी चाहिए, जिसकी इन्वेंशन हो, और इंडस्ट्रियली वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, इंडस्ट्री में वो यूज़ होने वाली चीज़ होनी चाहिए वो प्रोडक्ट या प्रोसेस। तो उस केस में उस प्रोडक्ट या उस प्रोसेस को पेटेंट मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आईपीआर हैं वो किस में दिए जाते हैं? ये क्रिएशन या इन्वेंशन में ही दिए जाते हैं। अगर कोई डिस्कवरी हो तो डिस्कवरी के केस में ये नहीं मिलते हैं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है वो आपको मालूम ही होगा। नहीं मालूम है तो एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। इन्वेंशन होता है उस चीज़ का जो चीज़ पहले एग्जिस्टेंस में ना हो, लेकिन बाद में इन्वेंशन के कारण वो एग्जिस्टेंस में आई हो। लेकिन डिस्कवरी ऐसी चीज़ की होती है जो कि पहले एग्जिस्टेंस में थी लेकिन मालूम नहीं थी कि ये है, लेकिन वो थी पहले, डिस्कवरी के कारण वो बाद में सामने आई है। जैसे कि यहाँ पे आग का एग्जांपल अगर लें, आग पहले से ही मौजूद थी लेकिन उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, इसकी आग की डिस्कवरी हुई थी, तो बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी जब आदि मानव ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसी तरह से जो बल्ब है वो पहले नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं था, बाद में आया तो उसकी इन्वेंशन हुई है। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में ये फ़र्क है। तो डिस्कवरी वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको आईपीआर नहीं मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो सिर्फ इन्वेंशन या क्रिएशन को दी जाती है। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो पेटेंट जो आजकल जो करंट सिनेरियो में जो इसका टाइम पीरियड है देने का, कितने साल के दिया जाता है? 20 साल के लिए पेटेंट को दिया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। और पेटेंट के लिए उस पर्सन को अप्लाई करना पड़ता है। पहले इसका ये था कि ये प्रोडक्ट लेवल पे 15 साल के लिए मिलता था और प्रोसेस लेवल पे 10 साल के लिए मिलता था। लेकिन जब से हम ट्रिप्स का मेंबर बने हैं, ट्रिप्स की हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी इसकी यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ट्रिप्स क्या है। तो ट्रिप्स का जब हम मेंबर बने थे उसके बाद जो अवेलेबिलिटी ऑफ पेटेंट फॉर ऑल फील्ड, जिसमें चाहे प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, उसको 20 साल कर दिया था। तो ये इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में इसके बारे में है। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुई है, जैसे कि 1999 में हुई थी, 2002 में हुई थी और 2005 में हुई थी। तो ये है पेटेंट, जो कि नोवेल इन्वेंशन के लिए मिलता है, इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होनी चाहिए वो चीज़, और वो उस कंट्री के लॉ को, यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो डोमेस्टिक लॉ को वायलेट ना करती हो, ऐसी चीज़ को पेटेंट मिला। ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी प्रोसेस को पेटेंट दिया जाएगा। और प्रोसेस में आपका क्या होगा? जैसे कि ड्रग्स होगी यानी कि मेडिसिन होगी, उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसका पेटेंट, या फूड या फिर एग्रोकेमिकल्स किस तरह से उनकी प्रोडक्शन हो रही है उसका जो प्रोसेस है उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। सेकंड इसमें हो गया इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आईपीआर जो है किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए दिया जाता है, उसके एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट्स के बेस पे उस पर दिया जाता है। कार का कोई डिज़ाइन है तो कार का जो डिज़ाइन है किसी कंपनी का, उसको दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। नाइकी के जो शूज़ हैं उसका जो डिज़ाइन है वो दूसरे कोई कंपनी उस डिज़ाइन के शूज़ नहीं बना सकती। डिज़ाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसके एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं हो रही है कि उस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, वो तो सिमिलर भी हो सकती है, तो इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये 10 साल के लिए मिलता है। उसके बाद फिर थर्ड इसमें आ जाता है आपका आईसी लेआउट और डिज़ाइन। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिसका आजकल काफ़ी बड़ा रोल है, तो आईसीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि एप्पल की ही ले लो, एप्पल की M1 M2, इस तरह से डिफरेंट कंपनीज़ की अपनी अपनी आईसीज़ होती हैं। तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उन आईसी को दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन होती है वो इस IPR के तहत मिलती है, आईसी लेआउट और डिज़ाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत। तो ये भी 10 साल के लिए दिया जाता है। फोर्थ इसमें आ गया अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन। अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ट्रेड सीक्रेट और दूसरा आता है टेस्ट डेटा। ट्रेड सीक्रेट्स में वो सीक्रेट्स कवर होंगे किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के जिसके कारण उसकी क्वालिटी बनी हुई है उस प्रोडक्ट या प्रोसेस की, या लोगों में उसकी डिज़ायरेबिलिटी आई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोको कोला को लिया है। कोको कोला को जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उसके टेस्ट के लिए पसंद करते हैं, और जो उसका टेस्ट है यानी कि जो लोगों में उसकी डिज़ायरेबिलिटी है, उसका जो सीक्रेट है वो सिर्फ कोको कोला कंपनी को ही पता है, उसके पीछे का सीक्रेट कि इसका जो प्रोसेस है किस तरह से बनाना है, किसी और को वो नहीं पता है। तो उस सीक्रेट को यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट में कवर किया गया है, यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिली है। यहाँ पे इसको ट्रेड सीक्रेट जो है वो इन्वेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई इन्वेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सीक्रेट की बात हो रही है कि जो प्रोसेस है उसके पीछे का जो सीक्रेट है वो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली है। और इसकी जो प्रोटेक्शन है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है टाइम पीरियड की कि कितने टाइम के लिए प्रोटेक्शन होगी। अगर कोई लिमिट नहीं है इसका मतलब ये हमेशा के लिए है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है टेस्ट डेटा। ये ड्यूरिंग ट्रायल्स जो भी डेटा आया है सामने, अगर आप मशीनरी सेटअप कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे जब आप उसका ट्रायल ले रहे हो तो ट्रायल के दौरान आपके क्या क्या टेस्ट मतलब ट्रायल के दौरान आपका जो भी टेस्ट डेटा रिकॉर्ड हुआ है जिसको आपने कल दिन को कभी एनालाइज करना हो, तो उस टेस्ट डेटा को आपने प्रिजर्व करके रखना होता है। उस टेस्ट डेटा को कोई दूसरा व्यक्ति ना चोरी करे तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके लिए भी जो प्रोटेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी है हमारी क्रिएटिव IPR। क्रिएटिव IPR में हम बात करेंगे कॉपीराइट की। ये जब हम अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो कहीं पे, तो उस एक्सप्रेशन पे हमें कॉपीराइट की प्रोटेक्शन मिलती है। तो वो एक्सप्रेशन बुक्स की फॉर्म में हो सकती है, हमने अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया बुक्स में या किसी लिटरेरी वर्क्स में, तो उस एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कॉपीराइट है। ये हो गया एक्सप्रेशन की बात। जब आप अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो उसको कॉपीराइट में कवर किया जाता है। दूसरा यहाँ पे आ गया वर्क्स ऑफ आर्ट। वर्क्स ऑफ आर्ट्स में आपके जैसे फिक्शंस आ गए, पोइट्री आ गई, पेंटिंग, फोटोग्राफ, म्यूज़िक, फिल्म, रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, आपकी कोई पोइम हो, पेंटिंग हो, वो सारी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रोटेक्शन आपको कॉपीराइट में मिलती है इन सब के लिए। या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो इन दैट केस उस सॉफ्टवेयर का कोई दूसरी कंपनी के द्वारा या दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिसयूज़ ना हो, उसके लिए यहाँ पे कॉपीराइट की प्रोटेक्शन मिलती है उस सॉफ्टवेयर के लिए भी। कॉपीराइट के लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये ऑटोमेटिकली तब मिलेगा अगर आपने इसको कहीं पब्लिश किया है। अगर आपने कोई वीडियो अपना बनाया है, अगर आपने उसको कहीं पब्लिश किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको यूट्यूब में पब्लिश किया है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल गई। अगर कोई दूसरा उसको यूज़ करता है तो आप कॉपीराइट के तहत एक्शन ले सकते हो। उसी तरह से अगर आपने कोई पेंटिंग्स बनाई हैं, अगर आपने उसको कहीं पब्लिश नहीं किया है, उन पेंटिंग्स को कहीं पब्लिश नहीं किया है, अगर आपने अलमारी में ही उनको बंद करके रखा है और वहाँ से अगर वो चोरी हो जाती है तो आप कॉपीराइट वाला यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाओगे, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहले आपको पब्लिश करना पड़ेगा। जब आपने पब्लिश कर दिया कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद कॉपीराइट की प्रोटेक्शन आपकी
एक्टिवेट हो जाती है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, उसके लिए अप्लाई नहीं करना होता है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो लाइफ टाइम के लिए मिलती है क्रिएटर के, जब तक क्रिएटर ज़िंदा है तब तक, प्लस मिनिमम 50 साल उसके बाद। ये है स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया है WTO ट्रिप्स के द्वारा। लेकिन इंडिया में इस 50 साल को 60 साल कर दिया है, क्रिएटर की उम्र के बाद 60 साल के लिए और ये प्रोटेक्शन रहेगी। और ये कॉपीराइट जो प्रोटेक्शन मिलती है ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत मिलती है, जो कि अमेंड भी हुआ था 2012 में। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बने थे IPR के लिए, फर्स्ट इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट हुआ था वो थी पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी में पहली बार जो ये पेरिस में हुई थी, पहली बात ये पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था पेरिस में हुआ था, नाम से पता लग रहा है। तो 1883 में ये ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में पहली बार ट्रेडमार्क की बात हुई, पेटेंट की बात हुई और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात हुई थी। यानी कि इसमें किसकी बात हुई थी, इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हुई थी, जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और सेकंड जो ट्रीटी हुई थी वो बर्न कन्वेंशन हुआ था। ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, जो लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क होते हैं उसके लिए। जो बर्न कन्वेंशन था ये 1886 में हुआ था बर्न में, और इसमें पहली बार कॉपीराइट की बात हुई थी। फर्स्ट टाइम जो कॉपीराइट और इससे रिलेटेड जो राइट्स हैं उनकी बात हुई थी 1886 में बर्न कन्वेंशन में। अब हम बात करते हैं WIPO की। WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये एक्चुअली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो प्रोटेक्शन है उसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करती है। ये बताती है कि इस तरह की कुछ प्रोटेक्शन होती है, तो उसको ये लोगों को ट्रेन करने के लिए प्रमोशन करती है उस चीज़ की। और ये हेल्प करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनको स्ट्रेंथन करने में, उनके IPR सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करने में डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करती है। तो ये UN के अंडर एक एजेंसी है, यानी कि WIPO किसके अंडर है, UN के अंडर है। UN में कितने मेंबर है, UN में टोटल मेंबर है 193। तो जाहिर सी बात है 193 मेंबर्स इसके भी मेंबर होंगे, WIPO के मेंबर भी होंगे। तो ये WIPO क्या है, ये एक ग्लोबल फोरम है जहाँ पे IP रिलेटेड मैटर्स की डिस्कशन की जाती है। कोई ऑर्डर पास नहीं करते और इनका ऑर्डर बाइंडिंग होता भी नहीं है। जैसे कि 193 कंट्रीज़ इसमें भी मेंबर है, तो अगर इसने कोई ऑर्डर दिया है इसका मतलब वो बाइंडिंग नहीं होगा। इसका एक्चुअली ऑर्डर नहीं होता, ये सजेशन देता है, ये सुझाव देता है। तो ये कंसल्टेटिव बॉडी है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है ये। इसमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म नहीं है, तो ये किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनके पास इस तरह का कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं। तो ये क्या है, कंसल्टेटिव बॉडी है जिसका काम क्या है, कंसल्टेशन देना। ये क्या कर रहा है, ये जो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन है उसको एनकरेज कर रहा है। और ये एक इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी है, इसके पास IPR के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका एक रेपोजिटरी है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए, और साथ में ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है लोगों को जागरूक रखने के लिए, IP पॉलिसी फ्रेमवर्क के नाम से। तो ये था WIPO। अब हम बात करते हैं WTO ट्रिप्स की। WTO ट्रिप्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि WTO का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी, 1995 में फॉर्म हुई थी। किस लिए फॉर्म हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी कि ताकि जो भी ट्रेड में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए। ट्रेड में क्या दिक्कत आती है, अगर वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होता है, जैसे कि जो टैरिफ है वो ज़्यादा ना हो कंट्रीज़ के बीच में, और जो ट्रेड में जो बैरियर्स होते हैं वो भी कम हो, ताकि अच्छी तरह से ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी तरह से हो सके, ताकि गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो ये काम किसका है, WTO का। WTO जैसे 1995 में पिक्चर में आया, इससे पहले भी तो कुछ था, उससे पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट
ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि कब फॉर्म हुआ था? 1948 में ये फॉर्म हुआ था। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ट्रेड के बारे में देखता था पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको रेगुलेट करता था। गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को रेगुलेट करने में हेल्प करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन 1995 में WTO को फॉर्म किया गया, जो GATT है इसी को चेंज करके इसको बनाया गया WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ उसने ये क्या देखता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके ट्रेड को भी रेगुलेट करता है WTO। जबकि जो GATT है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कोई भी रेगुलेशन नहीं करता था। तो WTO ट्रिप्स क्या है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक फाउंडिंग अग्रीमेंट था, यानी कि जो फर्स्ट अग्रीमेंट था इसका WTO का, जब ये फॉर्म हुआ था 1995 में। WTO का जो भी ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है। जैसे कि WTO के जो टोटल मेंबर कंट्री है वो 166 है। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है WTO के द्वारा जो भी ऑर्डर पास होगा वो इनके लिए बाइंडिंग होगा, और इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म भी है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है किन्हीं कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के रिगार्डिंग, तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कौन करेगा? ट्रेड के लिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी WTO ही करेगा। तो WTO ट्रिप्स क्या है? ये एक अग्रीमेंट है जो कि फाउंडिंग अग्रीमेंट था ट्रेड के बारे में, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा कंट्रीज़ में, उसमें किस तरह से रेगुलेशन होंगी, क्या क्या रेगुलेशन होंगी, वो ये डिफ़ाइन करता है एक्चुअली। तो ये इंश्योर करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बैरियर ना बने ट्रेड में, और ये सेट करता है मिनिमम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। क्या क्या जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए इनके बारे में वो ये डिफ़ाइन करता है। साथ में ये बैलेंस बनाता है इनोवेशन, रिवॉर्ड्स एंड पब्लिक एक्सेस में। जैसे कि अगर कोई इनोवेशन हो रही है उसको IPR के तहत उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, जो भी उसको पेटेंट या कॉपीराइट होगा। और पब्लिक एक्सेस से क्या होगा कि जो इनोवेशन है वो पब्लिक के काम आएगी, तो पब्लिक को अगर उसका एक्सेस होगा तो पब्लिक का भी बेनिफिट हो जाएगा उस इन्वेंशन से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ये इंश्योर करता है। तो जब से ये WTO ट्रिप्स आया है, यानी कि 1995 में जब ये ट्रिप्स आया, तो इसने डिफ़ाइन किए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो 7 टाइप्स से इसने डिफ़ाइन किए हैं, जिनकी हमने अभी बात कर ली है। तो 7 टाइप से जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफ़ाइन किया था वो थे कॉपीराइट और इसके एसोसिएटेड राइट्स थे, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ICN चिप डिज़ाइन, GI टैग जो है वो, और अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें ट्रेड सीक्रेट और टेस्ट डेटा आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।